हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें टोटल 52 सेक्शंस हैं जिन्हें हम एक एक करके कवर करेंगे। एंड जो इसमें हम कंटेंट करेंगे वो ये सारे हैं। टोटल 37 पेजेस पे मैंने इन कंटेंट्स को लिखा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में कोपरा बोलते हैं, COPRA, कोपरा 1986 बोलते हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बेसिकली एक लॉ है जो कंज्यूमर के राइट देता है, कंज्यूमर को कुछ राइट देता है, कुछ पावर देता है, ताकि कंज्यूमर जो है वो किसी से भी एक्सप्लॉयट ना हो। ठीक है, तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं, कुछ पावर्स कंज्यूमर्स को दी गई हैं। वो जो पावर्स हैं, जो राइट्स हैं, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर दिए गए हैं। तो मीनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या होता है वो हम करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन होता है कि कंज्यूमर को बचाना। किससे बचाना? जो लोग उन्हें एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, जो उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं या कुछ गलत माल, कुछ गलत गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन चीजों से कंज्यूमर को बचाने के लिए ये एक्ट बना है। तो कंज्यूमर करते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, मीनिंग करते हैं कंज्यूमर का। क्या कह रहा है कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंज्यूमर को समझे तो कंज्यूमर कौन है? नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, मतलब हमारी नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसमें कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक वो पर्सन है जो कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को खरीदता है और उसे कंज्यूम करता है, उसे यूज करता है, उसे कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे दी कि कंज्यूमर को हम नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं समझेंगे। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में तो मैंने आपको बता दिया है कि कंज्यूमर कौन है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि आप लोग कंज्यूमर को मेरे तरीके से समझो, अपने तरीके से मत समझो। कंज्यूमर क्या कहता है इसमें, डेफिनेशन जो दी गई है कंज्यूमर की, उसको दो तरीकों से दी गई है कि कंज्यूमर एक गुड्स का कंज्यूमर होता है और एक सर्विसेज का कंज्यूमर होता है। तो गुड्स के कंज्यूमर की डेफिनेशन और सर्विसेज के कंज्यूमर की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में दिए गए हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स का क्या कहता है कि एक पर्सन जो गुड्स को खरीद रहा है, हु बाइज एनी गुड्स, किसी भी गुड्स को खरीद रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, किसी को पैसे देने के बाद या फिर इन द कंसिडरेशन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी देने के बाद जब वो कुछ खरीद रहा है तो उसे हम गुड्स कहेंगे। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? एनी यूजर, एक ऐसा पर्सन जो यूज कर रहा है उस गुड्स को विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। बायर ने खरीदा है लेकिन वो बायर यूज नहीं कर रहा, उसने यूज करने के लिए किसी और को दे दिया, अप्रूवल दे दी कि हाँ तू बंदा है, तू यूज कर। ठीक है, जब जो बंदा यूज करेगा उसे भी हम कंज्यूमर ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम एक डैड है एक पर्सन का, उस पर्सन ने अपने बच्चों के लिए टॉय खरीदे हैं, तो वो टॉय उसने परचेज किए हैं, तो परचेज करने के मकसद से वो कौन हुआ? बायर। लेकिन वो अब एक डैड है, वो एक बहुत ही बड़ा पर्सन है, तो वो खेलेगा थोड़ी ना टॉय से, तो वो कौन खेलेंगे? उसके बच्चे, कुछ चिल्ड्रंस होंगे, तो चिल्ड्रंस खेलेंगे, तो वो चिल्ड्रंस जो यूज कर रहा है विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, बायर के अप्रूवल से जो पर्सन उस चीज को यूज कर रहा है तो उसे भी हम कंज्यूमर कहेंगे अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो कंज्यूमर की डेफिनेशन ऐसे दी गई है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हमने किया है। नेक्स्ट क्या, इसी में ये बोलते हैं कि अप्रूवल तो दे दी है बट इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें हम उस पर्सन को इंक्लूड नहीं करेंगे जो उस गुड्स को खरीद रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पज के लिए? फॉर रीसेल, उसको खरीद रहा है किस चीज के लिए? आगे बेचने के लिए। होलसेलर है वो, रिटेलर है या किसी और काम के लिए है, वो खरीद रहा है आगे बेचने के लिए या फिर कमर्शियल पर्पज, कुछ व्यापार करने के लिए वो कुछ कर रहा है, तो उसको भी हम उसको हम कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंडर नहीं रखेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड कौन होगा? जो पर्सन खरीदेगा और जो पर्सन यूज करेगा विद द अप्रूवल। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है कंज्यूमर की अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड डी क्लॉज में दी गई है, क्लॉज डी में। ठीक है, इफ एनी पर्सन, कोई पर्सन बाय करता है कैपिटल गुड्स को टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर इंडिविजुअल्स, तो उसे भी हम कंज्यूमर कहेंगे। मतलब क्या है इसका कि कोई भी पर्सन है वो कैपिटल गुड्स को खरीद रहा है, कोई कैपिटल गुड्स, फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी खरीद रहा है और उस मशीनरी से उसे वो पर्सन किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी लिविंगहुड को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए अपना व्यापार कर रहा है एक तरीके से। लेकिन ये व्यापार तो कर रहा है लेकिन उस गुड्स को नहीं बेच रहा है, जो कैपिटल गुड है उसको नहीं बेच रहा, लेकिन कैपिटल गुड से कुछ चीजें बना के बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम स्विंग मशीन ले लेते हैं, जो सिलाई की मशीन होती है। एक लेडी है, उसने परचेज की एक सिलाई मशीन,
और इस सिलाई मशीन पर वो क्या करती है, लोगों को कपड़े सील कर देती है, क्लॉथ्स को सील कर देती है। तो क्लॉथ्स को सील कर देना उसका जो ये पर्सन है, इसने जो ये मशीनरी खरीदी है इसके लिए कंज्यूमर है, जबकि वो क्या कर रही है, कमर्शियल पर्पज के लिए इस चीज को यूज कर रही है। लेकिन वो यूज किस लिए कर रही है, पैसे कमाने के लिए, कमर्शियल पर्पज है, लेकिन इसे कंज्यूमर बोलेंगे क्योंकि वो इस प्रोडक्ट से आगे किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, किन्हीं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये गुड्स की डेफिनेशन थी अंडर द कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर हम सर्विसेज की बात करें कि सर्विसेज का कंज्यूमर कौन होगा, तो सर्विसेज के कंज्यूमर में बोलते हैं कि एनी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन हु अवेल्स या हायर, जिसे हम बोल सकते हैं जो हायर करता है, जो अवेल करता है कोई भी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, किसी को पैसे देके अपनी कंसिडरेशन ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने एसी खरीदा लेकिन एसी खुद तो फिट नहीं करेगा, किसी न किसी ऐसे मैकेनिक को बुलाएगा जो उस एसी को फिट कर सकेगा, जो एक्सपर्ट होगा फिटिंग में। तो उस पर्सन ने उसे बुलाया और उससे सर्विसेज करवा ली, अपने एसी को फिट करवा लिया, पूरा अच्छे से सेटलमेंट हो गई है। तो उस चीज को भी हम सर्विसेज बोलेंगे। और जो पर्सन उस चीज को अवेल कर रहा है, हायर कर रहा है, तो उसे हम कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर रखेंगे। इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी, या फिर कोई भी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एसी का ही ले लेते हैं कि एसी लगवाया तो एक जो भी फैमिली का हेड है, फॉर एग्जांपल ये फैमिली है हमारी 4 पर्सन्स की, तो इनमें से किसी एक पर्सन ने उस प्रोडक्ट को खरीदा होगा, या फिर चारों भी गए होंगे वहां पर शॉप पे खरीदने के लिए, लेकिन एक पर्सन ने उसमें से किसी एक पर्सन को हायर किया होगा कि तू आजा हमारे घर पे और एसी फिट कर जा। लेकिन जो ये 3 पर्सन होंगे, एक ये और एक ये, इसने तो अवेल किया, हायर किया, लेकिन जो ये 3 पर्सन होंगे ये भी अंडर द सर्विस ऑफ कंज्यूमर ही आएंगे। ठीक है, इसे भी हम कंज्यूमर ही कहेंगे क्योंकि ये क्या है, उस चीज की बेनिफिशियरी है, वो उस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, उस सर्विसेज का। बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन इंक्लूड नहीं होगा हु अवेल सच सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पज, जो कमर्शियल पर्पज के लिए कर रहे हैं उस चीज को हम, जो कमर्शियल पर्पज के लिए ये सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम नहीं लिखेंगे, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में हम नहीं लिखेंगे, कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज है जो ली जा सकती हैं, जैसे कि एसी सर्विसेज है, एयरपोर्ट सर्विसेज है, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये सारी जो सर्विसेज होती हैं उनको रेंडर करना इन अ पर्सनल नेम। जब हम पर्सनल नेम पर इन सर्विसेज को हायर करते हैं तब ही ये कंज्यूमर के नाम में आता है। जब हम इंस्टीट्यूशन के नाम पे करते हैं तब इसे कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा। फॉर अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के लिए हैज फेस एनी प्रॉब्लम और हैव एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग to such goods and services, so consumer can file a suit एंड कंज्यूमर कैन क्लेम द कंपनसेशन। जब कोई भी कंज्यूमर को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कंप्लेन है उसे किसी भी सर्विसेज या गुड्स के रिगार्डिंग, हमने सर्विसेज और गुड्स में पढ़ लिया क्या क्या आएगा, कंज्यूमर में क्या क्या आएगा, तो सर्विसेज को हम आगे करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या आता है। ठीक है, तो एक कंज्यूमर में, एक गुड्स और सर्विसेज में उस कंज्यूमर को कोई भी दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो उस जो वो कंज्यूमर है वो फाइल कर सकता है केस। ठीक है, और वो जो कंज्यूमर है वो क्लेम भी कर सकता है कंपनसेशन कि मुझे इतना नुकसान हो गया आपकी इस गुड्स की वजह से, इस सर्विसेज की वजह से, तो उसका कंपनसेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो आपके लिए ये है, जो 15 मार्च है उसे वर्ल्ड और इंटरनेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में इस डे को कंज्यूमर डे के नाम से जाना जाता है और 15 मार्च है, डेट याद रखना। एंड द नेक्स्ट जो मेन एक स्लोगन दिया गया, एक नारा दिया गया है, जागो ग्राहक जागो। मतलब कि जो ग्राहक है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ अवेयरनेस दिखानी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि वो सारा ब्लेम ही किसी सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स प्रोवाइडर पर लगा दें, ये गलत है। तो जागो ग्राहक जागो का नाम यही है कि आप खुद भी अवेयर रहें। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है वो किंग होता है मार्केट का। मार्केट का जो शेयर है ना, बब्बर शेयर, वो कंज्यूमर ही है, क्योंकि कंज्यूमर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट कंज्यूमर से ही चलती है। कंज्यूमर ना होगा तो खरीदेगा कौन? किसी भी प्रोडक्ट को, किसी सर्विसेज को कौन खरीदेगा अगर कंज्यूमर ही नहीं है? तो कंज्यूमर क्या है? हमारा बब्बर शेयर है मार्केट का, याद रखना। तो नेक्स्ट जो हम करते हैं वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि कंज्यूमर की क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो राइट्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, वो अंडर सेक्शन 6 दिए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 1986। तो क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 6 राइट्स प्रोवाइड किए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर।
अंदर, जो कि हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं। सबसे फर्स्ट क्या कहता है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू हियर एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, तो हम इन सबको एक एक करके हम अब यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में क्या है कि प्रोटेक्शन रखो, अपनी प्रोटेक्शन करो। कंज्यूमर को ये राइट है कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है, वो अपने आप को बचा सकता है किस चीज के अगेंस्ट, वो उन गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट, किनके, जो उनकी लाइफ को और उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंजरीज टू हेल्थ और लाइफ और हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जख्मी कर सकते हैं उन्हें। उन चीजों से उन्हें अवेयर रहना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो कंज्यूमर है वो जब गैस सिलेंडर लेता है, हमारी गली में जब गैस सिलेंडर सप्लायर आता है तो वो हमें गैस सिलेंडर दे के जाता है, तो उसी वक्त परचेज के टाइम ही सिलेंडर की लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई लीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी लीकिंग से क्या होगा, अगर वो लीक हो गया घर में तो क्या होगा कि फायर हो सकती है, आग लग सकती है, किसी की भी डेथ हो सकती है, कोई इंसान जख्मी भी हो सकता है। देन जो सप्लायर होगा इस चीज के लिए लायबल होगा, उसे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो ये राइट है उस कंज्यूमर का कि वो राइट टू सेफ्टी, वो अपनी सेफ्टी जरूर देखे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे किसी भी इंजरीज से। ठीक है, तो सप्लायर को भी ये चीज देखनी चाहिए और कंज्यूमर को भी ये चीज देखनी चाहिए कि कोई लीकिंग ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि राइट टू इन्फॉर्म्ड। तो राइट टू इन्फॉर्म्ड क्या कहता है कि जो कंज्यूमर है उसे इन्फॉर्म करना चाहिए किस चीज के बारे में। कंज्यूमर हैज राइट, उसको अधिकार है, उसको पूरा हक है इन्फॉर्म्ड होने का। किस चीज के बारे में, इंग्रेडिएंट होते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट में जो चीजें डाली गई हैं, जो हमारे प्रोडक्ट में चीजें डाली गई हैं, तो वो कौन कौन सी है। कोई भी आप चीज लेते हो तो उसके बैक पर लेबल पे लिखा होता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, उस चीज को बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज किया गया है। ठीक है, तो क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी, उसमें कितने ग्राम है, कितने किलो का पैकेट है, वो सारा कुछ लिखा होता है। प्योरिटी, स्टैंडर्ड ग्रेड वगैरह दिया होता है कि ये प्योरिटी में कैसा है, जैसे कि प्रीमियम, स्टैंडर्ड, ये ग्रेड्स होती हैं। एंड द डेट ऑफ द मैन्युफैक्चर, कि कब बना है, एक्सपायरी डेट क्या है, प्राइस ऑफ द गुड्स, कब मतलब क्या उनका रेट है। ये जो भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उसके लेबल और पैकेजिंग पे ये सारी चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, ऑल्सो सप्लायर एंड डीलर्स को मस्ट इन्फॉर्म कंज्यूमर। जो सप्लायर हैं या डीलर्स हैं उनको कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए अबाउट द सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। कोई भी सावधानियां बरतनी है जब वो चीजें यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसे यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे उन्हें क्या सावधानियां रखनी है तो वो जरूर बताना जरूरी होता है और ये चीजें लेबल पर लिखी होती हैं। टू अवॉइड द लॉस, ताकि वो क्या है, लॉस से, इंजरी से, किसी भी गलत जैसे जख्मी हो जाएंगे, कुछ भी लॉस होगा तो उन चीजों से बचाव कर सके। कंज्यूमर शुड प्रोवाइड एवरी इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए अबाउट किस चीज के बारे में, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो क्या कहता है कि जो गैस सप्लायर होता है वो इन्फॉर्म कर देता है, क्या इन्फॉर्म करता है कि जो कंज्यूमर है जब वो यूज नहीं कर रहा है गैस सिलेंडर को तो वो अपने रेगुलेटर को बंद रखे। ये प्रिकॉशंस दी जाती हैं गैस सप्लायर के द्वारा। एंड द नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट परफ्यूम के बारे में है। परफ्यूम के लिए क्या होता है, परफ्यूम के अगर आप लेबल पर देखो तो लिखा होता है कि इस परफ्यूम को आप बॉडी पर डायरेक्टली यूज मत करो। ठीक है, विच कैन नॉट बी स्प्रेड ऑन बॉडी डायरेक्टली, कि आप डायरेक्टली मत करो, कोई ईचिंग हो सकती है, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये चीजें प्रिकॉशंस जो होती हैं वो लिखी होती हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, क्वालिटी उस पर लिखी होती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट, प्राइस, सब कुछ लिखा होता है। राइट टू चूज, अब क्या कहते हैं कि हमें चूज करने का भी अधिकार है। अ कंज्यूमर हैज राइट, कंज्यूमर को पूरी फ्रीडम है, पूरा राइट है, पूरा हक है, अधिकार है किस चीज का, कि वो चूज कर सकता है जो भी उसे प्रोडक्ट चाहिए। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट उसे चाहिए वो खरीद सकता है। उसको किसी भी चीज से बाउंड नहीं किया जा सकता कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो ये मत खरीदो। हाँ, एक जो बायर होता है वो अपनी जो एक सेलर होता है वो अपनी थोड़ा सजेशन जरूर देता है कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, आपको यूज करके देखना चाहिए, लेकिन वो आपको बाउंड नहीं कर सकता कि आप वो ही
प्रोडक्ट खरीदो। जैसे कि क्या है, कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज, वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट खरीदना सके, जो उसे अच्छा लगे वो खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है कि टीवी बहुत तरह के होते हैं, सैमसंग का है, LG का है, सोनी का है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो टीवी बनाती हैं। तो उन टीवीज में कौन सा टीवी खरीदना है, कौन से ब्रांड का खरीदना है, वो कंज्यूमर की चॉइस है। तो राइट टू चूज ये कहता है। अ सप्लायर ओनली गिव द एडवाइस नॉट फोर्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एक सप्लायर है वो एडवाइस दे सकता है, फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही खरीदो। इट इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई करता है दैट डीलर्स एंड ट्रेडर्स शुड ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एंड शुड अवॉइड यूजिंग प्रेशर टैक्टिक्स टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ द पुअर क्वालिटी। ठीक है, जो डीलर है या ट्रेडर है, जो विक्रेता है, जो हमारा सेलर होता है, वो बहुत सारी वैरायटी हमें ऑफर करता है कि ये भी वैरायटी है मेरे पास ये भी वैरायटी है, ये भी वैरायटी है, लेकिन आपको जो खरीदना है आप वही खरीदोगे। उसके किसी भी दाव पेच में, चालबाजी में आप नहीं आओगे, पुअर प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। ये राइट टू चूज ही कहता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि राइट टू बी हियर्ड, मतलब कि जो कंज्यूमर है उससे सुना जाएगा। अगर उसकी कोई भी कंप्लेंट आती है उसको सुना जाएगा। कौन सुनेगा? कंज्यूमर हैज बीन राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट करने का उसे पूरा हक है। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर उसे लगता है कि उसे एक्सप्लॉइट किया गया है, तो उसकी कंप्लेंट को फाइल किया जाएगा। एंड टू बी हियर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से हियर किया जाएगा कि आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या दिक्कत आई है, तो वो उस प्रोडक्ट को सही करते हैं। एंड जो डीलर्स हैं जिन्होंने बेचा है, एडवर्टाइजर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक बॉडीज, इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद द गुड्स और सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी अगर कंज्यूमर को डिससेटिस्फेक्शन होती है, वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं हुआ है आपके प्रोडक्ट से, तो उसकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा और उसका सोल्यूशन किया जाएगा जितनी जल्दी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राइट टू सीक रिट्रेसल। राइट टू सीक रिट्रेसल होता है कि आपको उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऊपर था कि हियर्ड, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुना जाएगा। इसमें कहता है कि आपको पूरा हक है कि आप अपना सोल्यूशन मांग सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है, इसका सोल्यूशन क्या है। आपको बहुत जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको उस जो भी आपको प्रॉब्लम आई है उससे आपको रिलीफ दी जाएगी। ठीक है, सीक रिट्रेसल यही कहता है। क्या कहता है कि इफ अ कंज्यूमर हैज अ कंप्लेंट, अगर कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई शिकायत आती है, ग्रेवियंस का मतलब भी शिकायत होती है, ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उसे लगता है कि उसके साथ कुछ अनफेयर किया गया है, उसके साथ कुछ भी धोखाधड़ी की गई है, कुछ एक्सप्लॉइट किया गया उसे, तो उसकी जो शिकायत है उसको सुना जाएगा। उसका पूरा राइट है, उसको सुना जाएगा। जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। इन शॉर्ट कर लो कि जैसे कि चार्जिंग हायर प्राइस, ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेना, पुअर क्वालिटी के गुड्स अच्छी क्वालिटी का बता के बेच देना, अनसेफ प्रोडक्ट को बेच देना, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है जो उसके साथ गलत हुआ है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है। उसको पूरा राइट है एंड ही हैज टू राइट टू गेट रिलीफ, उसे पूरा हक है कि वो उस चीज से राहत भी पा सकता है। ठीक है, द कंज्यूमर हैज राइट है कंज्यूमर को किस चीज का? टू गेट डिफेक्टिव गुड्स रिप्लेस्ड। अगर डिफेक्टिव गुड्स है तो राइट है कंज्यूमर को कि उस गुड के बदले में उसे अनदर गुड प्रोवाइड की जाएगी, जो उसके लिए मतलब जो प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं है वो गुड प्रोवाइड की जाएगी, रिप्लेस किया जाएगा। और द मनी रिफंडेड, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आई है कि रिप्लेस नहीं हो सकता, तो उसकी जो मनी है उसको रिफंड किया जाएगा, वापिस कर दिया जाएगा बाय द सेलर और द डीलर, जो भी सेलर होगा या फिर कोई भी डीलर होगा। द राइट हैज टू बी प्रोवाइड फॉर ड्यू कंपनसेशन। द राइट ऑल्सो प्रोवाइड टू ड्यू कंपनसेशन टू कंज्यूमर फॉर एनी इंजरी। अगर जो कंज्यूमर है उसे कोई नुकसान पहुंच गया उसकी हेल्थ को, बॉडी को, तो उसका कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा बाय द डीलर और सेलर। ठीक है, तो नेक्स्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कि कंज्यूमर को एजुकेट होने का पूरा हक है। कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो एम्पावर करता है कंज्यूमर को पावर देता है टू एक्सरसाइज देयर कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर एजुकेशन क्या कहता है कि कंज्यूमर को ही कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताना,
ये कंज्यूमर का राइट है कि कंज्यूमर को एजुकेशन दो कि कंज्यूमर के बहुत से राइट्स होते हैं, जैसे कि हमने किया है। बहुत से कंज्यूमर्स को अपने राइट्स ही नहीं पता, अगर उनके साथ कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन कंज्यूमर अपने जो भी उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं उसके अगेंस्ट सूट कर सकता है, अपने कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ले सकता है। तो कंज्यूमर एजुकेशन एम्पावर करता है कंज्यूमर को टू एक्सरसाइज द कंज्यूमर राइट। फॉर दिस पर्पस कुछ एसोसिएशंस हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन, एजुकेशनल एसोसिएशंस एंड एनवायरमेंट पॉलिसीज मेक्स are expected to educate and inform the consumer about the right and the relief available to them। मतलब कंज्यूमर को एजुकेट करना कि उनके पास बहुत से राइट्स हैं और उस चीज से वो रिलीफ ले सकते हैं, राहत पा सकते हैं, उनके पास राहत पाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो टुडे अ कंज्यूमर ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द कंपनी प्रोफाइल की कंपनी क्या है, जिस प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं उनका ब्रांड कैसा है, कंपनी कैसी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की कैसे उस प्रोडक्ट को बनाया गया है। इसका मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कंज्यूमर एजुकेशन का। तो आज हम अपनी बुक्स में स्टडी कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। क्यों कर रहे हैं? हमें अवेयर किया जा रहा है, हमें एजुकेशन दी जा रही है कि हम भी अपने कोई भी जो हमारे साथ मिसहैप होती है, कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, एक्सप्लॉयटेशंस हैं, तो उनको हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए ही हमारे सिलेबस में ये चीजें दी गई हैं। ठीक है, कुछ और राइट्स हैं जो अभी कॉमनली आए हैं, रिसेंटली आए हैं। तो क्या है? राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट। हमें हेल्थी इन्वायरमेंट पाने का अधिकार है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो धुआं कर रही है, कोई कचरा हमारे घर के आगे फेंक रही है, या वो पानी ऐसी किसी नदियों में फेंक रही है और वो नदियों से हमारे घर में पानी आता है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान है। तो हेल्थी इन्वायरमेंट हमारे पाने का हक है, जो कि अब रिसेंटली ऐड किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के राइट्स में अंडर सेक्शन 6। राइट टू बेसिक नीड अवेलेबिलिटी। हमें जो रोटी, कपड़ा एंड और मकान, 3 बेसिक नीड्स हैं, ब्रेड, रोटी, क्लॉथ्स, कपड़ा एंड शेल्टर, मतलब हमारे घर के हमारे ऊपर एक छत होनी चाहिए। ठीक है, शेल्टर एट द लोअर कॉस्ट, ये हमारा बेसिक नीड है और ये इसकी हमें अधिकार भी है। देयर इज वेल नोन सेइंग दैट देयर कैन नॉट बी राइट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी ने कहा है कि राइट्स के बिना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहते हैं कि आपको अपने हक तो पता है कि हाँ मुझे ये राइट है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन आप ये देखो कि आपने उससे पहले किया क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, आपके हक, आपकी जिम्मेवारियां क्या थी, आपने उसको पूरा किया। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है तो आप अपना राइट पाने के पूरे हकदार हो। लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई काम ही नहीं किया तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मुझे राइट है? राइट तभी मिलेगा जब आपने किसी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप बात तो करते हैं कि राइट मिलना चाहिए, कि मैं एक्सप्लॉयट हुआ हूँ, मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, मेरे साथ कुछ मिसहैप हुआ है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। कैसे? आप जा रहे थे कहीं से, तो जाते जाते आपने एक जगह पर देखा 10 रुपए में टॉप मिल रहा है, 10 रुपए में शर्ट मिल रही है, तो आपने क्या किया? भाई ले लो, जल्दी ले लो, जितनी जल्दी हो सकता है 2-4 तो उठा ही लो। वो जो प्रोडक्ट था वो आपका अच्छा नहीं निकला, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, वो ब्रांड का नहीं था। आप कह रहे हो कि मुझे तो कोई कंपनसेशन मिलेगा, इसके बदले में मैं तो केस कर देता हूँ। नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट आपने किसी अच्छी जगह से नहीं खरीदा है। आपने उसका बिल नहीं लिया होगा, आपने किसी जगह से नहीं लिया, आपने सेल से चीज उठा ली और आप बात कर रहे हो अपने हक की, अपने राइट की। नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही बात बोल रहे हैं कि राइट तभी है जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई काम किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है तो आप राइट मांग लो, हाँ आपको राइट है। जितने भी आपने राइट पढ़े वो आपके राइट्स है, लेकिन तब है जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर किया होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या है? शुड ऑल्सो कीप इन माइंड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने दिमाग में लेके ही चले जब भी वो प्रोडक्ट को खरीदता है, यूज करता है, कंज्यूम करता है, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विसेज को। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंज्यूमर की अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कंज्यूमर राइट्स कैन नॉट बी इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें और हम सिर्फ राइट्स को पढ़ें, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हम अपने ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, हमारे ऑब्जेक्टिव तक, हमारे पर्पस तक अगर हमें पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें साथ ही साथ कंज्यूमर को क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी क्या क्या कर्तव्य है, उसके क्या क्या दायित्व है, उसकी जिम्मेवारियां क्या है, उसको पढ़ने की बहुत जरूरत है, समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि टू एक्सरसाइज द राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल हमने क्या कि किसी भी पर्सन को राहत पाने का अधिकार है, गेट रिलीफ, राहत पाने का अधिकार है, उसे अपना सोल्यूशन मांगने का अधिकार है ऑफ द कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट का। और अगर वो इस चीज के अगेंस्ट फाइल करता है सूट, तो उसे ये देखना चाहिए कि क्या उसने ऑल प्रिकॉशंस ली, जो भी सावधानियां उसे बरतनी चाहिए थी उसने वो बरती। टू चूज द राइट गुड, उसने सही प्रोडक्ट चूज किया था। राइट प्लेस, उसने सही प्लेस से वो खरीदा था। राइट प्राइस, उसने सही दाम में खरीदा था, राइट प्लेस पे खरीदा था। ये सारी चीजें उसे देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो कह सकता है कि मुझे सीक रिड्रेसल का हक है। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल है तभी है जब उसने सारी प्रिकॉशंस को साथ रखा होगा, जब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया होगा। इट मस्ट लर्न हाउ टू यूज प्रोडक्ट एंड प्रिवेंट इंजरीज और लॉस। उसे ये भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करे, उसे वो भी सीखना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी which a consumer should kept in the mind while purchasing, using, consuming of the goods and services। जब भी वो किसी goods and services को परचेज करेगा, यूज करेगा, तो उसे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने माइंड में रखना होता है। तो वो कौन कौन सी है? अ कंज्यूमर शुड बी अवेयर, एक कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति उस पर्सन को, उस कंज्यूमर को जागरूक होना चाहिए। एंड मेक द इंटेलिजेंट चॉइस, और जो उसकी चॉइस होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत सोच समझकर उसे किसी भी चीज को चुनना चाहिए। कंज्यूमर शुड हैव द नॉलेज अबाउट हाउ टू हैंडल द प्रोडक्ट केयरफुली। उस जो कंज्यूमर है उसे नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, कि उस प्रोडक्ट को कैसे केयरफुली, उस चीज को कैसे हैंडल करना है, कैसे यूज करना है। अगर उसे नहीं पता तो ये उसका राइट है कि वो उस पर्सन से पूछ सकता है, लेकिन अगर उसने पूछा ही नहीं है, वो अपनी ही तरफ से मन मते चल रहा है, तो उस चीज में उसे लॉस ही होगा और ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ तभी आप राइट की बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कहता है? अ कंज्यूमर शुड परचेज ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं जो कि क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को ही परचेज करे फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस, कि वो क्वालिटी के लिए बिल्कुल एश्योर रहे, पूरा एश्योरेंस रहे उस पर्सन को, उस कंज्यूमर को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को उसे खरीदना चाहिए। दे शुड चेक, उसे चेक करना चाहिए ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स। जो भी इलेक्ट्रिकल गुड्स होती है, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स होती हैं, तो उस पे ISI मार्क होता है, तो उसे चेक करना चाहिए। एग मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, जो हमारे खेती के प्रोडक्ट्स होते हैं, जब हम वो खरीदते हैं, जैसे अनाज हो गया, गेहूं हो गया, या कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस पे एग मार्क होता है, उसे चेक करना चाहिए। होल मार्क या बिस मार्क जिसे हम बोलते हैं, वो ज्वेलरी पर होता है, तो उसे वो भी देखना चाहिए। ठीक है, तो ISI को फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एग मार्क होती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। बिस मार्क जिसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं, ये भी एक बार कर लेना अच्छा रहता है। तो कंज्यूमर जो है वो मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, वो क्वालिटी को प्रेफर करना चाहिए उस पर्सन को, कंज्यूमर को। अ कंज्यूमर मस्ट नो अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के साथ या उस सर्विसेज के साथ क्या रिस्क है। ठीक है, और उसे जो मैन्युफैक्चर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है सेफ्टी के साथ, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस को उस कंज्यूमर को फॉलो करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट क्या कहती है? सिगरेट के बैक पे लिखा होता है कि इंजरीज टू हेल्थ। और सबसे बड़ी चीज कि अगर एक पर्सन ये बोले कि मेरा राइट है, मुझे सिगरेट पीने से कैंसर हो गया, ठीक है, तो उसका राइट जरूर है इस चीज का, लेकिन आप लोग पहले प्रिकॉशंस देख लीजिए कि उसकी सिगरेट के बैक पे लिखा होता है इंजरीज टू हेल्थ, कि आपकी ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो आप क्यों इन चीजों को यूज करते हो?
तो इस चीज़ में आप इस राइट नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप यूज़ मत करो, इट इज़ इंजरीज टू हेल्थ, लेकिन आप फिर भी यूज़ करते हो, वो आपका राइट नहीं दिया जाएगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो बिफोर परचेजिंग गुड्स, किसी भी गुड्स को खरीदने से पहले अ कंज्यूमर शुड रीड लेबल केयरफुली। तो उसे अपने प्रोडक्ट के जो लेबल है, जो जिसमें लिखा होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट या प्राइस, या जो भी उसमें लेबल और पैकेजिंग पे लिखा होता है, तो उस सारी चीज़ को परचेज करने के वक्त या उससे पहले उस सारी चीज़ों को केयरफुली रीड ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि उस प्रोडक्ट में क्या है, हमें कैसे यूज़ करना है, किन चीज़ों से बच कर रहना है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अ कंज्यूमर शुड इंश्योर दैट ही गेट अ फेयर डील एंड शुड बी ऑनेस्ट इन डीलिंग। उसे अपनी जो डीलिंग है, जो खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है, तो कंज्यूमर को मोस्टली अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट रहना चाहिए। क्यों ऑनेस्ट रहना चाहिए? वो अपनी तरफ से जो कर रहा है वो सही होना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसे पता है कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है, वो फिर भी खरीद ले, तो वो ऑनेस्ट नहीं है। उसे अपने डीलिंग में ऑनेस्ट रहना चाहिए। He should purchase legal goods and services only उसे सिर्फ लीगल गुड्स ही खरीदनी चाहिए। इलीगल गुड्स, कोई वेपन वगैरह कोई नहीं खरीदने चाहिए। तो और साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि अनसर्कुलेशियस है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो अनस्क्रूपलिशियस, शर्मनाक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो शर्मनाक है, जो नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लोग, फिर होर्डिंग करते हैं या ऐसी कोई चीज़ें करते हैं, तो उस चीज़ों से बचना चाहिए। होर्डिंग क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को उस वक्त खरीद लेना जब सप्लाई अच्छी हो, लेकिन जब उस चीज़ की सप्लाई अच्छी ना हो, बाजार में उस चीज़ की कमी हो जाए, उस वक्त तक संभाल कर रखना, और जब कमी हो जाए मार्केट में तो हाई रेट्स पर उस चीज़ को बेचना होर्डिंग कहते हैं, जिसे जमाखोरी बोलते हैं। कंज्यूमर मस्ट फाइल कंप्लेंट। कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर 3 फोरम दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड कंज्यूमर कमीशन, थर्ड नेशनल कमीशन। तो 3 कंज्यूमर फोरम्स दिए गए हैं, और कंज्यूमर को अपनी कंप्लेंट फाइल, और वो केस किस लिए कर सकता है? जब उसे पता लगता है कि उसकी जो क्वालिटी है उसमें शॉर्ट कमिंग आई है, कुछ भी अनफेयर हो गया उसके साथ, या फिर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसकी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो तब वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो जो उसकी शिकायत होगी, ग्रेवेंसीज होगी, वो जेन्युइन होनी चाहिए। फेक कंप्लेंट एक कंज्यूमर नहीं कर सकता। अगर वो करता है और बाद में ये चीज़ साबित हो जाती है, तो कंज्यूमर को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, जो वहाँ के लोगों का वक्त ज़ाया करने के लिए। ठीक है, तो कंज्यूमर शुड, नेक्स्ट कहते हैं कि कंज्यूमर शुड फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को बना सकते हैं, और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक एक्टिव पार्ट प्ले करती हैं। किस चीज़ में? कि कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, कंज्यूमर को राइट्स के बारे में बताने के लिए कि उनकी क्या राइट्स है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। क्योंकि कई बार कंज्यूमर डर जाता है कि चलो छोड़ो, हमने क्या करना है, कि केस फाइल करके हमने क्या करना है। लेकिन जो कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं वो कंज्यूमर को यही समझाती हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड रखो, आप अपने राइट्स को उठाओ। आप लोग मतलब कंज्यूमर है, आपका हक है, इसीलिए कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि डू नॉट कैरिड अवे बाय एनी एडवर्टाइजमेंट्स। किसी भी एडवर्टाइजमेंट से हमें बिल्कुल भी उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब यही है कि वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट करके बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, कंपेयर करके दिखाते हैं किसी अनदर प्रोडक्ट से, नाम नहीं लेते उन प्रोडक्ट्स का, लेकिन बता देते हैं कि उनसे बाकी चीज़ों से हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो एडवर्टाइजमेंट की तरफ में हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए जिनसे पोल्यूशन कम हो, क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीज़ें नेसेसरी होती हैं जो हमें करनी ही पड़ती हैं, लेकिन इस तरीके से करें कि उन चीज़ों से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि क्वेश्चंस
कंज्यूमर्स की जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अलर्ट रहना चाहिए, बी अलर्ट हम इसे बोलते हैं कि जो कंज्यूमर है उसे अलर्ट रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, कंज्यूमर जो है वो किंग है और उसे बार्गेनिंग भी करनी चाहिए। जब तक वो मोल भाव नहीं करेगा, बार्गेनिंग नहीं करेगा, तब तक वो सही प्राइस पे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट बेचने वाला सेलर जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो वो एक हाई लेवल के अमाउंट बता देता है कि हाँ इतने की मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा। लेकिन लेडीज में मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है कि वो बार्गेनिंग करती हैं और वो प्रोडक्ट को इतनी लो लेवल पर खरीद कर आती हैं। उनमें सच में एक बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है। जो लेडीज होती हैं जो वो खरीद लेती है, बार्गेनिंग करके कम प्राइस में खरीद लेते हैं। और जो मेल होते हैं तो मेल में क्या होता है कि वो उतने ही पैसे देते हैं पहली बार में जितने उनसे मांगे गए होते हैं। तो बार्गेनिंग करनी चाहिए, इससे हम अपने पैसों को बचा सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमारा जो स्लोगन है इसके लिए वो याद रखना है, देयर कैन नॉट बी राइट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम अपना राइट मांग ही नहीं सकते। अपनी पहले जिम्मेवारी पूरी करो, उसके बाद अपने हक की बात करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे गुड्स क्या है एंड सर्विसेज क्या है, मीनिंग ऑफ गुड्स एंड मीनिंग ऑफ सर्विसेज। ये एक डेफिनेशन के रूप में है कि गुड्स किन्हें बोलेंगे अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और जो गुड्स की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लोज आई में दी गई है। और जो सर्विसेज हैं उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ओ में दी गई है। तो ये करते हैं कि गुड्स क्या है, इनको हम रेगुलरली लेके चलेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे। तो कहते हैं कि गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर। गुड्स जो है उसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल है। और जो सर्विसेज हैं वो नॉन टेंजिबल है, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते हैं। दे नाइदर बी सीन और नॉट बी टच, कि उसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। वो सर्विसेज होती है। और जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो गुड्स होती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देयर इज अ लैप्स ऑफ टाइम। मतलब कि बहुत गैप होता है टाइम में। द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड कंज्यूम्ड लेटर। इसमें एक टाइम गैप होता है। किस चीज़ का टाइम गैप, कि जब उस प्रोडक्ट को बनाया गया है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो किसी फर्म में बनेंगे, किसी इंडस्ट्री में बनेंगे। और इंडस्ट्री में बनने के बाद वो किसी होलसेलर के पास आएंगे, फिर रिटेलर के पास आएंगे, फिर जाकर एक कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। कंज्यूमर तक भी बाद में पहुंचते हैं, सबसे पहले सेलर तक बायर तक पहुंचते हैं। क्योंकि बायर कई बार खुद उस चीज को यूज ना करके किसी और को कहता है कि यूज करो। ठीक है, तो जब तक कंजप्शन, जब तक यूज करने तक और प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम गैप होता है। लेकिन सर्विसेज का टाइम गैप नहीं होता। जब प्रोडक्शन होता है तभी सर्विसेज होता है। जैसे कि मैंने एसी का कहा था, एसी अगर हम लगवाते हैं तो उसी वक्त एसी जब एसी की सर्विसेज दे रहा है उसी वक्त हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, हम उसी वक्त उस चीज को यूज कर लेते हैं। तो वो होता है हमारी सर्विसेज। और क्या कहा गया है कि दैट इज वाई दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियस। मतलब कि उसी समय उस चीज को प्रोड्यूस कर लिया जाता है एंड कंज्यूम कर लिया जाता है। थर्ड क्या कहता है, देयर कैन बी स्टोर्ड, दे कैन बी स्टोर्ड। उसे स्टोर किया जा सकता है, किसी भी वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जा सकता है। और तब यूज किया जाता है जब जरूरत हो। लेकिन जो सर्विसेज हैं उसे हम स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या कहता है, देयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो वन पर्सन टू अनदर। हम किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं एंड साथ ही साथ हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई गिफ्ट देना है तो हम गुड्स को दे सकते हैं। लेकिन सर्विसेज जो होती हैं वो एक जो सर्विसेज है उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन सर्विसेज को हम गिफ्ट जरूर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, कि हमने किसी के घर पे कोई काम करवा दिया, किसी को कोई सर्विसेज दे दी, वो गिफ्ट जरूर होंगी लेकिन हम सर्विसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर। जो गुड्स हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें दिखती हैं, फिजिकली है। जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, एसी, एनीथिंग एल्स, वो गुड्स होती हैं। और जो सर्विसेज होती हैं वो एक प्रोसेस है, एक्टिविटी है, वो एक एक्शन है, वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर हमें अपनी फैसिलिटीज देता है, ऑपरेशन करता है, तो हम ऑपरेशन को थोड़ी ना छू सकते हैं, हम उसकी जो फील कर सकते हैं उस चीज को कि हमारा ऑपरेशन हुआ है। एजुकेशन, हम एजुकेटेड हो जाएंगे, एक हमारी सर्विसेज है।
तो हमने इन दोनों का एक तो मीनिंग कर लिया है, हमने साथ ही साथ इसकी थोड़ी डिफरेंस भी कर लिया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किन किन में, गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि द बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। दोनों ही जरूरी हैं। हम कहते हैं ना कि अ कॉइन हैज टू साइड्स, कॉइन की दो साइड्स होती हैं, वैसे ही एक मार्केट में गुड्स और सर्विसेज दोनों ही होती हैं। जैसे बायर और सेलर का होना जरूरी है, वैसे ही गुड्स और सर्विसेज, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन की वांट्स को, उसकी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड नाउ वी कम टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, ये हमने अभी कर लिया है, डिफरेंट भी कर लिया, इन दोनों के मीनिंग भी कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हमारा डिफेक्ट्स इन गुड्स, कि गुड्स में जब कोई डेफिशिएंसी आती है, कोई डिफेक्ट आता है, वो क्या होता है। एंड डिफेक्ट इन सर्विसेज, सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी आएगी तो वो क्या होता है। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ गुड्स क्या कहता है कि जो गुड्स है उसमें डेफिशिएंसी का होना, किसी भी चीज की कमी होना। कैसे, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज F कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो हमें गुड्स के में डिफेक्ट की, डेफिशिएंसी की क्या डेफिनेशन देता है। कहता है कि वो डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट मींस, डिफेक्ट है कोई भी फॉल्ट, किसी भी चीज में फॉल्ट होना, इम्परफेक्शन, कोई किसी भी चीज में परफेक्ट ना होना उसे इम्परफेक्शन बोलते हैं, इम्परफेक्शन होना, या फिर शॉर्ट कमी, किसी भी चीज में कोई कमी होना इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और पोटेंसी, मतलब उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में, या फिर उसकी किसी भी पोटेंसी में, मतलब किसी शक्ति में, पावर में, उसमें कमी होना, प्योरिटी में कमी होना, स्टैंडर्ड में कमी होना, विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, जो कि मेंटेन होनी चाहिए थी उस प्रोडक्ट में, वो ना होना, बाय और अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस टाइम के अकॉर्डिंग, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड है, जो सबके सामने है, एक्सप्रेस्ड है, या फिर इम्प्लाइड, छुपा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, और एज इज क्लेम्ड बाय द ट्रेडर, और जो ट्रेडर के द्वारा क्लेम किया गया था कि मेरे प्रोडक्ट में आपको इतनी क्वांटिटी, क्वालिटी, इतना स्टैंडर्ड, प्योरिटी, पोटेंशियल, प्योरिटी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन वो चीजें आपको नहीं मिली हैं। ठीक है, तो उस मैनर में व्हाटसोएवर ऐसा कोई भी रीजन होगा इन रिलेशन टू द गुड्स के रिलेशन में, तो उसे हम डिफेक्ट बोलेंगे। मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो क्या कहते हैं कि जो एक ट्रेडर ने हमें कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि आपको ये चीज़ इतनी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है या एक्सप्रेस हो सकता है। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट के पीछे उसका साइज क्वालिटी, या फिर जैसे इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें लिखी होती है, लेकिन इन रियलिटी हमें उस चीज़ में कुछ फॉल्ट, इम्परफेक्शन या शॉर्ट कमिंग दिखता है, तो वो हमारे लिए डिफेक्ट है और डिफेक्ट इन गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि डेफिशिएंसी इन सर्विस। डेफिशिएंसी इन सर्विस अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज G के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डेफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करता है। कहता है कि डेफिशिएंसी मींस, डेफिशिएंसी का मतलब है द फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग। ये हम पहले कर चुके हैं कि फॉल्ट होना, इम्परफेक्शन होना, शॉर्ट कमिंग होना, और इनएडिक्वेट इन द क्वालिटी, नेचर एंड द मैनर ऑफ द परफॉर्मेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन और अंडर द लोअर टाइम बीइंग फोर्स has to be performed by a person in pursuance of the contract, otherwise in the relation of any services। क्या कहता है कि किसी भी सर्विसेज में जब एक पर्सन के द्वारा ये बोल दिया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये बोल दिया गया है कि आपको ये सारी चीज़ें, क्वालिटी, नेचर, उस चीज़ की परफॉर्मेंस, उसकी जो सर्विस है उसकी परफॉर्मेंस इस तरह की मिलेगी, लेकिन उस तरह की नहीं मिलती, तो उसे डेफिशिएंसी इन सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, दोनों ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा है कि उसमें गुड्स की बात हो रही है, इसमें सर्विसेज की बात हो रही है। दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। ये वीडियो हमारी बेसिक वीडियो है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, हमारी जो कंज्यूमर फॉर्म्स हैं उनके बारे में वो हम बाद में करेंगे, सेकंड वीडियो में करेंगे। हमारी फर्स्ट वीडियो बेसिक वीडियो है, इसलिए हम कुछ बेसिक सी चीजें कर रहे हैं जिसमें अब हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे फर्स्ट ट्रेडर, कि ट्रेडर है कौन, वो पर्सन जो सेल कर रहा है। तो हम इसको करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज Q ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986
के अकॉर्डिंग ट्रेडर कौन है, तो ट्रेडर इन रिलेशन टू एनी गुड्स, किसी भी गुड्स के रिलेशन में ट्रेडर वो पर्सन है, मीन्स अ पर्सन, वो पर्सन है हु सेल्स, जो बेच रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट्स, जो बांट रहा है या बेच रहा है, ऑफ गुड्स फॉर सेल, सेल के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो बांट रहा है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स एनी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, तो उनको भी हम ट्रेडर की डेफिनेशन में रखेंगे, एंड इंक्लूड्स, और उन लोगों को भी, उन मैन्युफैक्चरर्स को भी ऐड करेंगे ट्रेडर की मीनिंग में, हु प्रोड्यूस गुड्स फॉर द सेल, जो सेल के लिए गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अ पैकेजर, एक वो पर्सन जो पैक कर रहा है उस प्रोडक्ट को, एंड वो पर्सन भी जो सेल कर रहा है गुड्स मेड बाय अदर, जो किसी और ने बनाई है लेकिन वो सेल कर रहा है, वो सारे लोग जो जो हमने किए वो सारे ट्रेडर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कौन है, नॉर्मल लैंग्वेज में वो बंदा जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के क्लॉज 2 सेक्शन 2 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मैन्युफैक्चर को एक अलग तरीके से डिफाइन करता है। क्या कहता है कि मैन्युफैक्चर मीन्स अ पर्सन, वो पर्सन हु मेक्स, जो बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, एनी गुड्स और द पार्ट, या तो वो पूरे प्रोडक्ट को बना रहा है या फिर उसके किसी पार्ट को बना रहा है, तो उसे भी हम मैन्युफैक्चरर ही बोलेंगे। नेक्स्ट, डज नॉट मेक, वो बना नहीं रहा किसी भी प्रोडक्ट को, लेकिन बना नहीं रहा, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, असेंबल कर रहा है पार्ट्स को, जो असेंबल कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है उन पार्ट्स को, मतलब वो पूरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा लेकिन वो उन अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा है, तो उसे भी हम मैन्युफैक्चर ही कहेंगे। या फिर वो पर्सन जो गुड्स बना नहीं रहा है, क्लेम द प्रोडक्ट टू बी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम, जो क्लेम कर रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो वो भी मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, पुट और कॉजेज टू बी पुट इन इट्स ओन मार्क, वो अपने उस प्रोडक्ट पे अपना मार्क देता है कि ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, किसी भी ब्रांड का नाम दे दिया जाता है। कई बार वो प्रोडक्ट बनाया नहीं जाता उसके द्वारा, लेकिन उसे फिर भी अपना मार्क देने का हक होता है, उनके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो बंदा, जो कंपनी, जो पर्सन देगा, तो उसे भी हम मैन्युफैक्चरर ही कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि एनी गुड्स मेड और मैन्युफैक्चर बाय एनी अनदर मैन्युफैक्चरर, किसी अदर मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस गुड्स को बनाया गया है, लेकिन वो क्लेम कर रहा है सच गुड्स टू बी मेड और मैन्युफैक्चर बाय हिमसेल्फ, कि उसने खुद ने ही बनाया है, तो वो भी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा डेफिनेशन वो है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज सी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग क्लॉज सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज सी में क्या बोला गया है, द एक्ट ऑफ द कंप्लेनिंग, कि जो कोई भी पर्सन जो कंप्लेन कर रहा है, जो शिकायत कर रहा है, उसे कंप्लेन, द एक्ट ऑफ कंप्लेनिंग मतलब पर्सन नहीं, वो कंप्लेनेंट होता है, नेक्स्ट हम करेंगे, लेकिन कंप्लेनिंग मतलब कि एक्ट, कार्य करना, कंप्लेन करना किसी की, वो कंप्लेंट कहलाती है। एनी ग्रेवियंसेस मतलब कि कोई शिकायत, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी कंप्लेंट के अंदर आएगी। फाइल्ड बाय कंप्लेनेंट, कुछ ऐसी चीज जो कंप्लेनेंट के द्वारा फाइल की गई है, क्योंकि कंप्लेनेंट कंप्लेंट ही करेगा, तो कंप्लेनेंट उसी पर्सन को बोला जाता है जो कंप्लेंट करता है, तो वो जो फाइल की जाएगी कंप्लेनेंट के द्वारा फॉर रॉन्ग सफर्ड, की उसने कुछ सफर्ड किया है बाय हिम और इन रिस्पेक्ट टू विच ही सीक्स जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट, कि जिसके लिए वो कोर्ट से न्याय चाहता है, तो उसे भी कंप्लेंट ही बोलेंगे। अ बॉडी डिसऑर्डर और डिसीज्ड, कोई ऐसा पर्सन जो अपने शारीरिक रूप से डिसऑर्डर्ड हो गया है, उसे किसी चीज से बीमारी हो गई है और कोई भी सिम्टम उसे नजर आ रहे हैं अपनी बॉडी में, कोई ऐसा डिसऑर्डर होता है, तो वो भी कंप्लेंट के अंदर आएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा टर्म है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट मतलब एक पर्सन जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज बी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है कि 1 एक वो पर्सन हु मेक्स कंप्लेंट, जो कंप्लेंट करता है, उसे कंप्लेनेंट बोलेंगे। द प्लेंटिफ मतलब जो कंप्लेंट करता है, इसके एक अनदर नेम है कंप्लेनेंट का, प्लेंटिफ बोलते हैं कंप्लेनेंट को। द पार्टी एक वो पार्टी दैट ब्रिंग्स अ सिविल लॉ सूट अगेंस्ट अनदर, किसी और के लिए वो अदालत में सिविल केस डाल रहा है, जिसके खिलाफ जो पर्सन डाल रहा है केस, उसे कंप्लेनेंट बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड द लास्ट इज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड
द नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये करते हैं हम जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज आर में दिया हुआ है। तो क्या कहता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? नेक्स्ट क्या कहता है कि एनी टाइप ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट, कोई किसी भी टाइप की हमें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, हमें गलत बता दिया गया, गलत स्टेटमेंट दे दी गई, उन्होंने कुछ गलत किया, पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस उन्होंने अपनाई किसने अपनाई? ट्रेडर ने कुछ ऐसी गलत प्रैक्टिसेस अपनाई जिससे क्या है कि उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो सके और बिक सके, उनका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो बिक सके, तो उन सारी चीजों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि अडॉप्ट की जाती है बाय द ट्रेडर्स। क्यों अडॉप्ट की जाती है? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए और प्रमोट करने के लिए। और जो उनकी जो एक्टिविटी जो वो प्रैक्टिसेस होती हैं वो जो अडॉप्ट करते हैं वो बिल्कुल ही फॉल्स होती हैं, मिस स्टेटमेंट होती है, रिप्रेजेंटेशन जो वो देते हैं वो गलत होता है। ऐसी प्रैक्टिसेस करके जब भी कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है तो वो हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या कहता है? आर द एक्ट, वो एक्ट है या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है किसके बारे में? अबाउट स्टैंडर्ड के बारे में और हाई क्वालिटी के बारे में, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में। मतलब कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किस चीज के बारे में देते हैं? वो हमें स्टैंडर्ड गलत बताते हैं प्रोडक्ट का, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत हाई बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, तो वो हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है। ओल्ड एंड रिनोवेबल गुड्स को वो ब्रांडेड गुड्स और न्यू गुड्स बताते हैं। एफिलिएशन एंड स्पॉन्सरशिप बताते हैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रियली में होती ही नहीं है। कैसे? कई बार क्या कहते हैं कि जब हम खरीदने जाते हैं वो बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस एक्टर ने स्पॉन्सर किया है, किसी सिंगर ने स्पॉन्सर किया है, किसी फेमस पर्सन ने स्पॉन्सर किया है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो होता है हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो वारंटी एंड गारंटी होती है वो सेलर के द्वारा पब्लिक को जो दी जाती है वो फेक देते हैं, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम रियल ही दी जाती है, लेकिन कई बार अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में वो गलत वारंटी गारंटी दे देते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज मिसलीड्स यू। तो जो एडवर्टाइजमेंट होती है उन पे मत जाया करो, जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि हर प्रोडक्ट में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। मैं ये नहीं कहती फर्क नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में, हर प्रोडक्ट में फर्क है, लेकिन प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं कि आप लोग उनके जाल में फंस ही जाते हो। आपको हाँ कहते हो कि हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है, ये तो लूंगा मैं। वो एडवर्टाइजमेंट होती है इसीलिए ताकि वो आपको अपने जाल में फंसा सके। ठीक है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू द पब्लिक, जो प्रोडक्ट को पब्लिक को जो प्राइस दिया जा रहा है प्रोडक्ट का वो रॉन्ग दिया जाता है। होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स की होर्डिंग कर लेना, डिस्ट्रक्शंस कर लेना, मतलब एक जमाखोरी कर लेना प्रोडक्ट को, और तब बेचना जब उस गुड्स की सप्लाई मार्केट में ना हो और वो हाई रेट्स पे बेचते हैं। या फिर किसी को गुड्स को बेचने से मना कर देना। कैसे मना कर देना? कोई भी पर्सन आपकी शॉप पे आया, आपसे कोई चीज खरीदना चाहता है, आप कहो कि नहीं भाई तेरे को नहीं देता, तू जा यहाँ से, तो वो रिफ्यूजल करना भी हमारे लिए गलत है, उनके लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इसके अगेंस्ट हम सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। ऑफरिंग द गिफ्ट, प्राइस कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा, ये चीजें की जाती हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि हमारे लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि पोटैटो चिप्स था। पोटैटो चिप्स में इन्होंने क्या किया कि पहले एक पैकेट में 100 ग्राम चिप्स आ रहे थे, 100 ग्राम चिप्स आ रहे थे 10 रुपए में। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके इन्होंने 90 ग्राम चिप्स देने लगे 10 रुपए में। पहले ये 2 रुपए कमा रहे थे, फिर ये 2.5 रुपए कमाने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, 90 रुपए में 10 ही दे रहे थे, लेकिन इनका प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट क्यों बढ़ा? क्योंकि जो ये पोटैटोज यूज कर रहे थे, जो ऑयल यूज कर रहे थे, जो भी अदर मटेरियल यूज कर रहे थे, जो साल्ट था वो बहुत ही लो क्वालिटी का था, उन्हें सस्ता मिल रहा था, इसलिए उन्हें प्रॉफिट होने लगा। ठीक है। और कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे टीवी होता है, कोई एलईडी होती है, उनपे एग्जाम्पल के रूप में बोल रही हूँ कि सैमसंग, वैसे किसी ब्रांड का नाम लिया नहीं जा सकता, तो उनका एक फेक लोगो लगा दिया जाता है। ये सैमसंग कंपनी के द्वारा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी हमारे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं कि उनका एक फेक लोगो उन एलईडीज पे लगाकर बेच दिया जाता है। एलईडीज पे, एसीज पे या फिर रेफ्रिजरेटर्स पे उनका लोगो लगा दिया जाता है और उन्हें हाई रेट पे बेचा जाता है। और द थर्ड इज जो हमारे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, 1 2 3।
और तीसरा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमारे होता है वो घी में आलू मिक्स कर देते हैं, आलू को उबालकर घी में मिक्स कर देते हैं, जिससे आलू और घी का पता नहीं लगता कि रियल है नहीं है। बहुत कम लोग पहचान पाते हैं कि घी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमारे साथ की जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या कहता है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज (N). रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मींस एनी ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब वो सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस इन विच जिसमें कंडीशंस होती हैं कि आपको ये खरीदना है तो इसके साथ आपको ये भी खरीदना पड़ेगा। तो वो कंडीशंस जो कि प्रीसीड्स फॉर बाइंग, हायरिंग, अवेलिंग एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज की, वो आपके साथ कंडीशन लगा देता है कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसके साथ कोई अदर गुड्स भी आपको खरीदनी पड़ेगी या कोई सर्विसेज आपको साथ लेनी पड़ेगी। दिस टाइप ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस इज डिजाइंड, ये इसलिए डिजाइन की जाती है टू मैनिपुलेट, ताकि वो आपके साथ चालाकी कर सके, हेर फेर कर सके द प्राइस के साथ ऑफ गुड्स की प्राइस के साथ हेर फेर करने के लिए ये इस टाइप की ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं। ठीक है। एंड देयर कंडीशन ऑफ डिलीवरी ऑफ द फ्लो ऑफ द गुड्स, और उनकी डिलीवरी जो सर्विसेज की फ्लो की, जो उनके आउटफ्लो ऑफ द सर्विसेज होंगी, उसकी जो डिलीवरी होगी वो भी इस टाइप के कंडीशन से होगी कि आपके वो प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आएगा कि एक ट्रेडर है जो फोर्स करता है कंज्यूमर को कि टू परचेज अ मोबाइल सेट विद द परचेजिंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो कह रहा है कि अगर आप एक कंप्यूटर खरीदना चाहते हो तो इसके साथ आप ये मोबाइल भी खरीद लो, आपको मैं थोड़ा सा सस्ता, थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो सब कुछ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं कि वो आपको बाउंड कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप इसके साथ ये भी खरीदो। दिस टाइप ऑफ ट्रेडर जो है, इस टाइप के ट्रेडर होते हैं, सेलर होते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू कंज्यूमर टू परचेज मोबाइल सेट। तो इस ट्रेडर ने क्या किया कि आप मोबाइल सेट भी साथ खरीदो, उसने आपको बाउंड कर दिया। ट्रेडर मेक्स डिले, और कुछ इसका एक और एग्जांपल है कि कई बार क्या करते हैं ट्रेडर, देर करते हैं सप्लाई करने में गुड्स एंड सर्विसेज की, और वो उस टाइम सप्लाई करते हैं जब उस गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है ट्रेडर्स को। और जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, इसको टायर्ड सेलिंग भी बोला जाता है। टायर्ड मतलब कि 2 चीजों की सेलिंग या 3 चीजों की, या ऐसे मतलब किसी का जोड़ कर किसी चीज की सेलिंग करना टायर्ड सेलिंग होती है। और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ये थी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज (N). नेक्स्ट क्या कहता है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट, ये लास्ट टर्म हमारी बीच में से रह गई थी, ये कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज E ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग क्लोज सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज E में क्या कहता है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट इज किस लिए किया जाता है? फॉर सीकिंग रेमेडी, कि रेमेडी को पाने के लिए फ्रॉम अ कंज्यूमर फोरम से रेमेडी को प्राप्त करने के लिए देयर शुड बी अ कंज्यूमर डिस्प्यूट, इसमें एक कंज्यूमर डिस्प्यूट होना जरूरी है, तभी हम क्या है उससे हम रिलीफ पा सकते हैं या सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि इट मस्ट बी अ कंप्लेनेंट, इट मस्ट बी अ कंप्लेनेंट एंड ऑल्सो इट मस्ट बी अ कंप्लेंट, कंप्लेंट भी होनी चाहिए। कंप्लेंट होगी तो कंप्लेनेंट तो है ही, कोई ना कोई पर्सन तो कंप्लेंट करेगा ही, तो वहां पर एक कंप्लेंट होनी चाहिए अगेंस्ट द सेलर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट होनी चाहिए। कोई कंज्यूमर के अगेंस्ट सॉरी कंज्यूमर के अगेंस्ट नहीं, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट और सेलर के अगेंस्ट कंज्यूमर ने कंप्लेंट की हो तो उसे ही हम कंज्यूमर डिस्प्यूट कहेंगे। एंड ऑल्सो इट मस्ट बी अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एंड ऑल्सो क्या होना चाहिए? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए।
कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, तभी एक पर्सन क्या है कंज्यूमर डिस्प्यूट होगा। जब वहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होगी और कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होगा, तभी वो एक पर्सन कंप्लेंट कर सकता है और तभी उसी चीज़ को अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज ई कंज्यूमर डिस्प्यूट कहा जाएगा। ये था हमारा बेसिक वीडियो जिसमें हमने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें हमने मीनिंग, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मीनिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी इन गुड्स एंड सर्विसेज, और जो ये बाकी के बीच के टॉपिक है ये हम सेकंड वीडियो में करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने की है जिसमें हमने ट्रेड प्रैक्टिसेस कर लिया है, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट हम ये ऑल कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।